वेलकम स्टूडेंट। हम लोग लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे एलिमेंट का, और एलिमेंट का डिफिनेशन भी हमने लिखा था। एलिमेंट के बारे में कहा था कि एलिमेंट क्या है? प्योरेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर का, पदार्थ का सबसे शुद्ध और सबसे सरल रूप, जिसको और ज़्यादा सरल बनाया नहीं जा सकता, ना किसी फिजिकल मेथड से, भौतिक विधि से, ना ही केमिकल मेथड, रासायनिक विधि से। लेकिन अगर एलिमेंट के बारे में और थोड़ी बातें समझाने के लिए हम यहाँ कह सकते हैं, जैसे अनदर पॉइंट कि इस यूनिवर्स का जितना भी मैटर है वो सब एलिमेंट से बना है, लेकिन खुद एलिमेंट किसी से नहीं बना। तो सारी चीजें किससे बनती हैं? एलिमेंट से, लेकिन एलिमेंट खुद किसी से नहीं बना। जैसे अगर हम पूछें कि वाटर किससे बना है, तो आपको केमिस्ट्री का नॉलेज है तो कहेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। लेकिन हम पूछें कि हाइड्रोजन किससे बना है, तो यह किसी से नहीं बना। अगर हम आपसे पूछें कि बताइए अमोनिया किससे बना है, तो आप कहेंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। अब फिर पूछेंगे नाइट्रोजन किससे बना, कोई जवाब नहीं, वो किसी से नहीं बना। कहने का मतलब जितने भी मैटर हैं अर्थ के या यूनिवर्स के, वो सब क्या चीज से बनता है? एलिमेंट से। बट एलिमेंट खुद किसी से नहीं बनता, या ऐसे कहिए एलिमेंट को हम बना ही नहीं सकते। ये आयरन, ये कार्बन, ये नेचर में गॉड गिफ्टेड है, सिर्फ हम उसको वहां से प्राप्त करते हैं, हम बना नहीं सकते। तो इसीलिए आप पढ़ते भी हो, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ते हो, प्रिपरेशन, उसको हम प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं कार्बन और ऑक्सीजन से। लेकिन अगर आप आयरन के बारे में पढ़ते हो केमिस्ट्री में, तो उसका पढ़ते हैं एक्सट्रैक्शन, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्राप्त करते हैं। हम बनाते नहीं, प्रिपरेशन ऑफ आयरन नहीं होता, हम बना ही नहीं सकते। तो एलिमेंट को हम बनाते नहीं हैं, बल्कि एलिमेंट से बाकी चीजें हम बनाते हैं। एलिमेंट हम बना नहीं सकते, उससे बाकी चीजें बनी। समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दे दें कि इंग्लिश लिटरेचर में 26 अल्फाबेट है जेड तक। इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी वर्ड्स हैं, वोकैबुलरी हैं, वो इन्हीं 26 लेटर से बने हैं। लेकिन ये लेटर किसी से नहीं बना। हम अगर आपसे पूछें कि बताइए पेन किससे बना है, तो आप कहेंगे पी से, ई से और एन से। लेकिन ई किससे बना है और पी किससे बना है, कोई जवाब नहीं। इसलिए ये पेन हो गया कंपाउंड जो इनसे बने हैं, लेकिन ये सब क्या हो गया? एलिमेंट। अगर हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करें, तो इंग्लिश लिटरेचर में जो ए से लेकर जेड तक है, ये अल्फाबेट, इसे हम एलिमेंट मान सकते हैं। और इससे बनने वाले जो ये वर्ड हैं, ये सब वर्ड क्या है? कंपाउंड। अल्फाबेट क्या हो गया? एलिमेंट। और वर्ड्स क्या हो गए? कंपाउंड। और सेंटेंस क्या हो गया? रिएक्शन। और इंग्लिश की बुक क्या हो गई? केमिस्ट्री। तो सारी चीजें वो किससे बना है? एलिमेंट से। हम एलिमेंट को कह सकते हैं इंग्लिश लिटरेचर में जिस तरह से अल्फाबेट्स हैं, वो अल्फाबेट सारे वर्ड्स को बनाते हैं, लेकिन खुद ये अल्फाबेट किससे नहीं बना। जैसे हम कहें कि रेड किससे बना है, तो RED। अगर कहेंगे आर किससे बना, हमारे पास कोई जवाब नहीं, वो किसी से नहीं बना। वही है एलिमेंट का हाल, कि एलिमेंट खुद किसी से नहीं बने, या हम एलिमेंट को बना ही नहीं सकते। दीज आर गॉड गिफ्टेड टू आवर नेचर। ऊपर वाले ने हमें दिया है, फिर उससे हम बाकी मैटर को बनाते हैं। तो एलिमेंट से सारी चीजें बनती हैं, बट
एलिमेंट खुद किसी से नहीं बना, एलिमेंट खुद किसी से नहीं बना। एवरीथिंग ऑफ दिस यूनिवर्स, एवरीथिंग से मतलब मैटर से है, एवरीथिंग ऑफ दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, बट एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ नथिंग। कोई दूसरी चीज से नहीं बना, उसका और सिंपल फॉर्म नहीं हो सकता। ये जो एलिमेंट है जो किससे नहीं बना, एलिमेंट्स are represented by symbols। केमिस्ट्री में हम लोग एलिमेंट को उसके सिंबल से, उनके संकेत से दर्शाते हैं। जैसे तुम सबको पता है कार्बन एक एलिमेंट है, आयरन दूसरा एलिमेंट है, सिल्वर तीसरा एलिमेंट है। तो इनको हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल से। जैसे कार्बन को C से, आयरन को Fe, सिल्वर को Ag, ये सब क्या है? सिल्वर सिंबल है, सिंबल, जिसको हिंदी में संकेत कहते हैं। यहाँ सिंबल कहते हैं इसको। डाल्टन ने पहली बार एक थ्योरी दिया था जिसको एटॉमिक थ्योरी कहते हैं, डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जिसमें उसने कहा था कि एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स। एलिमेंट छोटे छोटे कणों से बना हुआ है, कॉल्ड एटम। उन छोटे कण को, उन पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया एटम का। एटम हिंदी में परमाणु। किसने कहा था? डाल्टन ने। डाल्टन ने कहा था अकॉर्डिंग टू Dalton's theory, elements are made up of minute particles called atom। डाल्टन थ्योरी के अनुसार एलिमेंट सूक्ष्म कणों से, छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, जिसे हम एटम कहते हैं। सही एग्जाम्पल तो नहीं है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए हम बता दें कि आप कोई ईंटा लीजिए, ईंटा में देखिएगा छोटे छोटे मिट्टी और बालू के कण हैं, तो वो छोटे छोटे कण जिससे वो ईंटा बना, वो कण क्या कहा? एटम। और वो ईंटा क्या हो गया? एलिमेंट। उसी तरह हर एलिमेंट, चाहे कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, सोडियम हो, कैल्शियम हो, फास्फोरस हो, आयरन हो, ये सब छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं। और उस छोटे से पार्टिकल को डाल्टन ने नाम दिया एटम। क्योंकि डाल्टन ने यही टर्म को सुटेबल क्यों समझा? क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज में एटमोस, एटमोस का मतलब होता है अनब्रेकेबल, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, अनब्रेकेबल। और डाल्टन के अनुसार एटम का साइज इतना छोटा है कि अब हम इसको तोड़कर और ज़्यादा छोटा नहीं बना सकते, क्योंकि उसने इस थ्योरी में यह भी कहा था एटम इज इनडिविजिबल, परमाणु अविभाज्य है,
परमाणु को ब्रेक करके और ज्यादा छोटा बनाया नहीं जा सकता। यह डाल्टन का कहना था। और चूंकि एटम का ब्रेकिंग नहीं होगा इसीलिए उसने इसका नाम एटम रखा, क्योंकि एटमोस से एटम बना दिया, क्योंकि एटमोस का मतलब है अनब्रेकेबल। एटम का कॉन्सेप्ट पहली बार साइंस को डाल्टन ने ही दिया, और इसीलिए आज भी हम डाल्टन को फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। परमाणु सिद्धांत के पिता थे वो डाल्टन। तो डाल्टन ने फिर एटम के बहुत सारे कैरेक्टर बताए जो आपने पढ़ा भी होगा। जैसे उसने कहा था कि एटम क्या है, इंडिविजिबल है, अविभाज्य है, तोड़ा नहीं जा सकता। उसने कहा था कि केमिकल रिएक्शन में एटम हिस्सा लेते हैं। इन केमिकल रिएक्शन एटम टेक पार्ट। जैसे अगर आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन के एटम ऑक्सीजन के एटम से रिएक्शन करता है। उसने कहा था एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे वो सब एक ही शेप, एक ही साइज और एक ही मास के होंगे। ये सब बहुत सारी बातें उसने बताया था। लेकिन ये डाल्टन्स के टाइम की बात है। डाल्टन्स के इस थ्योरी देने के सैकड़ों साल के बाद इस दुनिया में 1860 से लेके 1930 या 32 तक कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए जिसने डाल्टन के थ्योरी को गलत कर दिया। और उसमें से 5 एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट थे। पहला क्या था? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ एक्सरे और डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ये 5 आविष्कार ऐसे थे जिसने डाल्टन के थ्योरी को गलत कर दिया। और उसने जो कहा था कि एटम को ब्रेक नहीं कर सकते, ये बात सही नहीं रहा। आज के टाइम में हमारा जो साइंस का जहां तक अप्रोच है, अब हम ये नहीं कहेंगे कि एटम इज इंडिविजिबल। अब एटम को तोड़ा जा सकता है, क्योंकि एटम भी बना हुआ है उससे भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और भी बहुत सारे हैं। तो एटम इज spherical and made up of several subatomic particles ये डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी का हिस्सा नहीं है। ये आज का जो साइंस हमारा केमिस्ट्री जिस लेवल पर पहुंचा है उसके अनुसार एटम स्फेरिकल होता है, गोलाकार, बॉल के जैसा स्फेरिकल है। और ये एटम बना हुआ है सेवेरल सब एटॉमिक पार्टिकल से। सब एटॉमिक माने एटम से भी छोटे, एटम से भी छोटे पार्टिकल से बना है। सेवेरल हमने लिखा। अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं सर वो तो 3 ही है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो 3 बोल लीजिए, तो आपने सेवेरल लिखा। नहीं, एटम के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं और भी पार्टिकल हैं, जैसे पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, पॉजिटिव पाई मेजॉन है, निगेटिव पाई मेजॉन है, सो मेनी है। हाँ, ये और बात है कि उन ढेर सारे पार्टिकल्स जिससे एटम बना हुआ है उनमें 3 ही पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसे साइंस ने फंडामेंटल पार्टिकल नाम दिया, मौलिक कण। सेवरल सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन विच इलेक्ट्रॉन,
protons and neutrons are called fundamental particles. ये तीन ही नहीं है, हमने कहा बहुत सारे टाइप के पार्टिकल्स हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ तीन पार्टिकल ऐसे हैं, इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। इसे फंडामेंटल पार्टिकल कहा गया, मौलिक कण। और इसलिए कहा गया क्योंकि इस तीन के अलावे जो बाकी पार्टिकल्स हैं वो एटम के अंदर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये तीन मस्ट है। एटम बनने के लिए इस तीन का होना इसेंशियल है। इस तीन के बगैर एटम नहीं बने। जितने भी एलिमेंट हैं उनके एटम में ये तीन जरूर है। सिर्फ एक ही एलिमेंट है हाइड्रोजन, जिसके एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो है लेकिन न्यूट्रॉन नहीं है, एक्सेप्शन है। और इसीलिए हाइड्रोजन के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स जुड़े हुए हैं जो आप 11th के केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल चैप्टर में। और ये सारा दिक्कत जो हाइड्रोजन के साथ है प्रोबेबली वो इसलिए है क्योंकि इसके एटम में न्यूट्रॉन नहीं है। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन को छोड़ दें तो जितने भी एलिमेंट हैं उनमें कोई और पार्टिकल हो या ना हो, ये तीन पार्टिकल होना मस्ट है। इन तीन के बगैर एटम बन ही नहीं सकता। थोड़ी देर के लिए अगर हम मान लें चाय एटम है तो ये तीन क्या है, दूध, पत्ती और चीनी। चाय के लिए ये तीन तो चाहिए। ये और बात है फीकी चाय जो पीता वो नहीं, जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट चाय का है उसमें ये तीन इसेंशियल हमारा होता है। अब आपके घर में मेहमान आया, आपने पत्ती ही नहीं डाला और कहा कि चाय पीजिए, क्या कहेगा मेहमान? वो चाय कहलाएगा? नहीं। चाय बनने के लिए तीन चाहिए। और बाकी पार्टिकल क्या है? कॉफी, इलायची, डालिए ना डालिए चाय तो होगा ही, लेकिन पत्ती ही नहीं डालेंगे तो चाय कैसा? तो ये फंडामेंटल इसलिए क्योंकि एटम बनने के लिए कोई और पार्टिकल हो या ना हो, ये तीन तो मस्ट है। और दूसरा कारण है इसके फंडामेंटल कहे जाने के पीछे कि कोई भी एलिमेंट का जो कैरेक्टर है वो सारा कैरेक्टर यही तीन पार्टिकल ही तय करेंगे। कौन मेटल होगा, कौन नॉन मेटल, कौन हार्ड होगा, कौन सॉफ्ट होगा, कौन गुड कंडक्टर होगा, कौन बैड कंडक्टर, ये सारा कैरेक्टर एलिमेंट का डिसाइड करता है उसका ये तीन पार्टिकल। इसीलिए इस तीन को फंडामेंटल पार्टिकल कहा गया, मौलिक कण। या ऐसे इसको एक और तरीके से समझ सकते हो कि हमारा ये जो पूरा यूनिवर्स बना है, इसका जो मैटर है वो तीन ही से बना है। जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिले तो बन गया एटम, और जब इनफाइनाइट एटम मिल गए तो बन गया एलिमेंट। जब एलिमेंट कंबाइन हो गए तो कंपाउंड, और कंपाउंड कंबाइन हो गए तो हर चीज बन गया। हम बन गए, आप बन गए, टेबल बन गया, कुर्सी बन गया, हवा बन गया, पानी बन गया। तो चूंकि ये पूरा यूनिवर्स बनने की जो प्रक्रिया है ये इसी तीनों से शुरू हुआ है। इसीलिए इस तीन पार्टिकल को क्या कंसीडर किया गया है? फंडामेंटल पार्टिकल्स। हमने कहा एटम स्फेरिकल है, गोलाकार। तो कार्बन का एटम भी स्फेरिकल और आयरन का एटम भी स्फेरिकल, और सिल्वर का एटम भी स्फेरिकल। ठीक वैसे जैसे हमारे डेली लाइफ में
एक फुटबॉल का भी स्फेरिकल शेप है, क्रिकेट बॉल का भी स्फेरिकल शेप है, टेनिस बॉल का भी स्फेरिकल शेप है, मटर का दाना भी स्फेरिकल है, सरसों का दाना। लेकिन क्या इसके साइज बराबर है? नहीं। फुटबॉल का साइज बड़ा है, क्रिकेट बॉल उससे छोटा है, टेनिस बॉल और छोटा है, मटर का दाना और छोटा, सरसों दाना और छोटा। ठीक वैसे एलिमेंट जो हैं सभी एटम से बने हैं, लेकिन सभी एटम का साइज बराबर नहीं है। सब स्फेरिकल है लेकिन उसका साइज बराबर नहीं है। किसी एलिमेंट का एटम बड़ा साइज है, किसी का छोटा। साइज का फर्क है, उसके मास का फर्क है, लेकिन शेप या आकार सारे एलिमेंट के एटम का शेप स्फेरिकल ही है। और ये चीज हम जानते हैं कि एटम का शेप जो स्फेरिकल है, इसमें जो इसका सेंटर है इसको कहा जाता है न्यूक्लियस। और यहां पर है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और ये चारों तरफ ये है ऑर्बिट, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ परिक्रमा करता है। ये न्यूक्लियस में जो दो पार्टिकल है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसे न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। ठीक वैसे जैसे इंडिया में रहने वाले को इंडियन हम कहते हैं, अमेरिका में रहने वाले को अमेरिकन, वैसे ही न्यूक्लियस में रहने वाले को न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। न्यूक्लियॉन्स कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन का जो ये दिखाया गया जिसमें चक्कर लगाता है, ये क्या है? ऑर्बिट कहलाता है, ऑर्बिट। जो सर्कुलर है। तो एटम का शेप होता है स्फेरिकल, और इसके सेंटर को हम न्यूक्लियस कहते हैं, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, जिसे हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। और जिस पाथ पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है उसे हम ऑर्बिट कहेंगे, हिंदी में कक्ष बोलते हैं। और ये ऑर्बिट जो होता है सर्कुलर होता है। और एटम के अंदर इनफाइनाइट ऑर्बिट्स होते हैं, इनफाइनाइट ऑर्बिट्स, इनफाइनाइट ऑर्बिट्स। अब हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको एटम का आइडिया दें। एटम किसको कहा गया? माइन्यूट पार्टिकल, छोटे पार्टिकल, छोटे पार्टिकल। कितना छोटा? एटम का साइज इतना छोटा है कि आज तक किसी भी साइंटिस्ट ने इसे नहीं देखा, सिर्फ उसके स्पेक्ट्रम देखे गए हैं। कितना भी पावरफुल माइक्रोस्कोप क्यों ना हो, एटम को देखा नहीं जा सकता, एटम को देखा नहीं जा सकता। वो इतने छोटे हैं, ना ही फ्यूचर में इसके कोई चांस है कि एटम को हम देख पाएं। एक एग्जाम्पल से हम बात को समझाएं कि अगर हम 1 ग्राम हाइड्रोजन ले लें, वजन करके 1 ग्राम हाइड्रोजन ले लें, तो उस 1 ग्राम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के एटम की गिनती 6.023 इंटू 10⁻23 है। 1 ग्राम हाइड्रोजन में छोटे छोटे कण, जो हाइड्रोजन का एटम या परमाणु है, वो कितना है? इतने के बराबर। और ये गिनती इतनी बड़ी है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये कितना है, इसको अगर हम गिनने लगें, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आप 11th में जब क्वेश्चन चैप्टर पढ़ेंगे तो इस सब क्वेश्चन भी मिलेगा आपको, एग्जाम में भी पूछा हुआ है कि अगर हम एटम को गिनने लगें, इतना एटम को हम गिनना चाहें, किस स्पीड से? तो 10 लाख पर सेकंड। मान 1 सेकंड हुआ तो 10 लाख बोलेंगे, दूसरा सेकंड में 20 लाख, तीसरा सेकंड 30 लाख,
40 लाख, 50 लाख ऐसे गिनते रहें, हर सेकंड में 10 लाख गिने, 1 2 3 4 करके नहीं गिनेंगे, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख करके गिने और 24 घंटा गिनते रहें तो इतना एटम को गिनने में हमें 12 खरब साल से ज्यादा लगेगा। 12 खरब साल से ज्यादा। अब समझ जाइए ये कितना एटम है, और इतना एटम केवल 1 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर मौजूद है। तो आप सोच सकते हो कि एक एटम कितना छोटा होगा। आगे भी बहुत सारी जगह में केमिस्ट्री में जो बच्चों के कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन से बचने के लिए ये चीज दिमाग में रखना कि एटम इतना छोटा है कि प्रैक्टिकली इसको ना हम देख सकते हैं ना इसको नाप सकते हैं, किसी भी माइक्रोस्कोप से भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ना आज तक ना फ्यूचर में कभी इतना छोटा होता है। अब एलिमेंट के बारे में हमने कहा कि केमिस्ट्री में हम लोग एलिमेंट को किससे दिखाते हैं? सिंबल से, सिंबल से दिखाते हैं, संकेत। लेकिन एलिमेंट को हर एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर और एक मास नंबर होता है। एवरी एलिमेंट has an atomic number and a mass number. हर एलिमेंट का एक नेम और एक सिंबल तो होता ही है, उसके अलावे हर एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर भी है और एक मास नंबर भी है। एटॉमिक नंबर जिसको हिंदी में कहते हैं परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर इंग्लिश में, हिंदी में परमाणु संख्या, और मास नंबर द्रव्यमान संख्या, मतलब प्रत्येक एलिमेंट का एक परमाणु संख्या है और एक मास नंबर भी है। तो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए जिस तरह से आपको एलिमेंट का नाम और सिंबल याद है, आपको हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और मास नंबर का भी नॉलेज रखना होगा, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट में यह कमी है जिससे वो प्रॉब्लम फेस करते हैं। एटॉमिक नंबर और मास नंबर। एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर को हम लोग जनरली केमिस्ट्री में जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। जैसे केमिस्ट्री में आप हाइड्रोजन को H से दिखाते हैं, कार्बन को C से, वैसे ही एटॉमिक नंबर को किससे दिखाएंगे? जेड से। क्या है एटॉमिक नंबर? तो हमने अभी पढ़ा कि हर एलिमेंट एटम से बना है, और एटम किससे बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ है? न्यूक्लियस में। तो किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में, एटम का जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन की जो गिनती होगी वो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहलाएगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 क्यों है? क्योंकि कार्बन एटम के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 क्यों है? क्योंकि सोडियम एटम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 क्यों है? क्योंकि आयरन के एटम के न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन है। तो किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन हैं उसी की गिनती उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहलाता है। द नंबर ऑफ protons present
at the nucleus of atom is called atomic number। परमाणु के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन हैं उसकी गिनती ही एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Z बराबर P है। P4 प्रोटॉन। जैसे आप सबको याद है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2 है, कार्बन का 6 है, ऑक्सीजन का 8 है। यह हर एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर है। लेकिन एटॉमिक नंबर के नॉलेज से भी ढेर सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारा जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें एटॉमिक नंबर को डिटेल में समझने की यहाँ जरूरत है। सिर्फ डिफिनेशन ही काफ़ी नहीं है, इसका डिटेल भी हमें समझना है एटॉमिक नंबर का। तो एटॉमिक नंबर के बारे में कुछ बातें आपको यहाँ पर हम लिखेंगे। पहली बात, चलिए इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए आज के लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। इसी चीज़ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। अभी आप बहुत स्टार्ट में हैं, लेकिन इसको लगातार देखिए। ये 0 लेवल से ज़रूर हम स्टार्ट हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे ये परत इस तरह से खुलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि केमिस्ट्री का ये आइडिया आपके दिमाग में पहले क्यों नहीं आया, क्योंकि इसके बाद जो केमिस्ट्री का आपका अप्रोच होगा, नॉलेज होगा, वो खुद ब खुद देखेंगे ये चेंज कितना ज़्यादा होगा। इसके लिए आप आगे के लेक्चर को कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू।